हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो सिर्फ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स का टॉपिक स्टार्ट करना है। ये पहला टॉपिक है आपके स्विफ्ट का, तो स्टार्ट करते हैं। स्विफ्ट के वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स से पहले मैं डेटा टाइप्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको डेटा टाइप्स पता होनी चाहिए, डेटा टाइप्स क्या होती हैं। देखिए, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर हर तरीके के डाटा की ज़रूरत होती है। वो डाटा आपके एड्रेस की फॉर्म में भी हो सकता है, वो डाटा आपका टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हैं वो हो सकता है, वो डाटा आपका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं जो आप एड्रेस के लिए सेंड कर रहे होते हैं ऊबर करीम की एप्लीकेशन के अंदर। और आपका कुछ कैलकुलेशन का डाटा भी हो सकता है जिसका आप कोई ना कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। और वो डाटा जो आपके डिसीजन मेकिंग के भी काम वाला होता है। तो डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ सिंपल इंटीजर नंबर की, तो इसकी इंट की डाटा टाइप होती है स्विफ्ट के अंदर। ठीक है। अगर मैं डेसिमल प्लेसेस के डाटा की बात करूँ, तो दो तरह की डाटा टाइप होती है, एक फ्लोट होता है, एक डबल होता है। डबल की कैटेगरी बड़ी होती है, इसका साइज लार्ज होता है, और फ्लोट जो है कंपैरेटिवली उसकी रेंज छोटी होती है, लेकिन ये डेसिमल प्लेसेस के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। बूलियन डेटा टाइप डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है तो फॉर एग्जांपल वो ट्रू होती है, और अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो वो फॉल्स होती है। स्ट्रिंग का डाटा यूजुअली हम फॉर एग्जांपल कोई अगर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ या टाइटल लिख रहा हूँ या कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो इस तरह का जो है डाटा सेव करने के लिए स्ट्रिंग काम आ रहा होता है। ठीक है। अगर मुझे इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत है, नॉट अ कंप्लीट टेक्स्ट, अ सिंगल अल्फ़ाबेट, राइट, वी यूज़ कैरेक्टर डाटा टाइप। तो यहाँ तक बात थी आपकी डेटा टाइप्स की। अब आपको डेटा टाइप का बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया है। तो डेटा टाइप समझ आ गई तो आपको वेरिएबल्स भी समझ आ जाएंगे, वेरिएबल्स कहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो है हमें एक स्टोरेज एरिया होता है, वहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। वो चीज़ आपकी वेरिएबल कहलाती है। ठीक है। इट इज़ द नेम that you give to your computer memory location which are used to store values in a computer program, right? तो देखें, इन्होंने अगर डायग्राम देखें गौर से, इन्होंने एक एज का डेटा लिया है जो एज सेव करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 25, 26 और 27, राइट। फिर उसने बताइए इंटीजर डेटा टाइप है, इस पर मैं सिंपल इंटीजर सेव कराऊंगा, तो इन्होंने INT डेटा टाइप ले लिए। और कंप्यूटर मेमोरी में 25 सेव कराया एक पर्टिकुलर जगह पे मेमोरी पे वो सेव हो जाएगा। और ये जो आपने ये 0x B4F जो दिए हुए हैं वो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन है, जहाँ पे एड्रेस है, जहाँ पे आपका वो कंप्यूटर मेमोरी में डेटा सेव हुआ हुआ है। तो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेरिएबल, कि ये एक स्टोरेज एरिया है जहाँ पे हम डेटा सेव करवा रहे होते हैं। इसी तरह सिमिलर कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टेंट्स का। कॉन्स्टेंट भी बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि हम इसका डाटा जो है वो चेंज नहीं कर सकते, ये अनचेंजेबल होता है कॉन्स्टेंट्स का। और यूजुअली ये इसका सिंटेक्स थोड़ा चेंज होता है, तो हम दोनों पे पहले वेरिएबल पे बात करें होंगे और फिर उसके बाद हम कॉन्स्टेंट्स पे आएंगे। तो ये थोड़ी बेसिक थ्योरी है। तो ज़्यादा बात करने से बेहतर है कि हम जो है इसको कोड से समझते हैं कि इसको अगर मुझे वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करने हैं तो वो कैसे होते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्लेग्राउंड क्या होता है, तो अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख के फिर इस वीडियो पे जंप कर सकता है। तो मैंने नेक्स्ट किया है यहाँ पे, और मैंने लिखा वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, राइट, जो हम आज का टॉपिक हम बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं। इसको मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक डाटा देता हूँ, जैसे इन्होंने बात की इस चीज़ की, एज की, तो मैं इसको डिक्लेयर कैसे करूँगा स्विफ्ट के अंदर। तो इसका तरीक़ेकार क्या है, मैं इसको ज़रा क्लीन करूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं वार एज दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एज बताया, और एज की डाटा टाइप क्या स्विफ्ट के अंदर ये इंटीजर टाइप होती है। तो आपको ज़रा गौर से देखें तो बहुत सारी टाइप यहाँ गिवन है। ये इंटीजर 8, 16, 32, 64 क्या है, ये आपके बिट साइजेस होते हैं। जितना बड़ा जो आपका बिट साइज होगा उस लिहाज से उसकी वैल्यू की रेंज बड़ी होगी। फिलहाल ये इंटीजर नॉर्मली यूज हो रहा होता है। इसको मैंने दिया यहाँ पे 25। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, इसने कंप्यूटर मेमोरी में 25 यहाँ पे स्टोर करा दिया। अब बेसिकली ये है क्या, वार एक आपका कीवर्ड है। मैं जरा आपको डायग्राम दिखा दूं। ये वार आपका कीवर्ड होता है, आपको नजर आ रहा होगा।
ये उस वेरिएबल का नाम है, जिस वेरिएबल का नाम से मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ये वेरिएबल नेम है। कोलन आपका सिंटेक्स का पार्ट है, ठीक है। कोलन के बाद आपकी वेरिएबल टाइप आती है, फिर इक्वल्स टू के बाद आपकी वैल्यू असाइन हो रही होती है। यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों को? तो ये बेसिकली आपका क्या है, एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन है, जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो ज़रा देख लेते हैं कि एज के अंदर मेरा बेसिकली डाटा आया कि नहीं आया, तो हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। आप इसको इस तरह भी करा सकते हैं प्रिंट कि माई एज इज कोलन, इस ये जो बैकस्लैश और ब्रैकेट के अंदर हम जो है एज की वैल्यू देते हैं। दिस इज नोन एज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ऑपरेटर। अगर आपको प्रिंट स्टेटमेंट में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, देन बैकस्लैश राउंड ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज, तो ये बेसिकली इस तरह आपका डिक्लेयर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे माई एज इज 25 आ गया। अच्छा, मैं इस डाटा को अब चेंज भी कर सकता हूँ, क्योंकि वेरिएबल्स यूजुअली क्या होते हैं, जो बेसिकली मैंने वार यूज किए हैं। वार इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स विच इज म्यूटेबल और चेंजेबल वेरिएबल्स इन सिर्फ। म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल होता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू, राइट। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एज यहाँ पे 25 की जगह, विच इज मेरी एक्चुअल एज जो मैंने 27 की, तो अब मैंने इसको वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया, राइट। अब अगर मैं एज की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो वो मुझे 25 की जगह वो 27 देगा। नजर आ रहा है? तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे 25 इरेज करके मैंने 27 आ रहा है, 27 मैंने इसको चेंज करा दी, तो अब मुझे ये क्या दे रहा है, 27 दे रहा है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? यहाँ तो सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात हो गई। अब मैं बेसिकली कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस कर लूँ। कॉन्स्टेंट्स भी सेम चीज होती है, लेकिन ये इम्यूटेबल होते हैं, चेंजेबल नहीं होते। फर्क सिर्फ इसके कीवर्ड का होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको जो हूँ डिक्लेयर कराऊँ, लेट सेम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट एज इंटीजर मैंने दिया यहाँ पे 25, ठीक है। अब अगर यहाँ पे प्रिंट कराऊँ तो मुझे एज तो वो 25 यहाँ पे प्रिंट करा के दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको चेंज कराने की कोशिश की यहाँ पे, अगर मैंने इसको 28 किया, ठीक है, तो मुझे एरर दे देगा। ये एरर वैलिड एरर है, क्योंकि लेट इज अ इम्यूटेबल और अनचेंजेबल कांस्टेंट, राइट। तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे भी देखें एरर आ रहा है, कंपाइल नहीं होगा। एक दफ़ा आपने वैल्यू असाइन कर दी तो आप इसको यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही चीज़ वार होती तो मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा होता, ये सिंपल आपका जो है वो प्रिंट हो जाता है स्टेटमेंट, नो एरर। अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे एज की वैल्यू वो मुझे 28 देगा 25 की जगह, क्योंकि मैं इसको चेंज कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको देखिए यहाँ पे 25 की जगह जो है वो मुझे 28 दे रहा है। लेकिन अगर जो है मैं इसको लेट कर दूँ, विच इज़ अ कांस्टेंट वेरिएबल, कि कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल, या इसको हम म्यूटेबल भी इम्यूटेबल भी बोलते हैं, और इसको हम अनचेंजेबल भी बोलते हैं। वैसे म्यूटेबल जो है वो ज़्यादा बेहतर टर्म है इसकी, क्योंकि यूजुअली हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल की बात कर रहे होते हैं। तो अगर मैंने इसको प्ले किया तो देखें कंपाइल नहीं हो रहा है मेरा कोड, क्योंकि मैं इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट, अब समझ आ गए होंगे आपके, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो लेट होते हैं आपके, जिसकी वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं आप कर सकते। तो इन्होंने बोला लेट इज अ कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड टू डिक्लेयर इम्यूटेबल और अनचेंजेबल वेरिएबल्स इन स्विफ्ट। आई होप बात क्लियर है आपको। अब थोड़ी बेसिक अर्थमेटिक कर लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किया व्हिच इज 5, राइट। फिर मैंने एक बी वेरिएबल डिक्लेयर किया व्हिच इज 10, राइट। और मैंने एक सी वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। लेट सम कर देता हूँ सी की जगह, राइट। तो इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका सम कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो सम का फॉर्मूला डिफाइन करूँगा ए प्लस बी। तो क्या सम देगा मुझे, 5 + 10 इक्वल्स टू व्हाट। ये बैकस्लैश ये जो मैंने इस्तेमाल किए ये कमेंट्स के लिए यूज़ हुए हैं। तो अगर मैं सी का रिजल्ट देखूँ तो वो मेरा 15 आएगा, क्योंकि अगर मैं ए की जगह करूँ यहाँ पे 5 + 10, तो ये मुझे 15 आउटपुट देना चाहिए सम का। तो अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो मुझे आंसर जो है वो यहाँ पे सम दे देगा।
अब बेसिकली इस तरह की अर्थमेटिक कराने के लिए मुझे वेरिएबल स्टोर कराने की ज़रूरत हो रही होती है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल स्टोर करा रहा हूँ। क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहे तो मैं इसको लेट भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको चेंज नहीं करा है। सम को वार करना तो ज़रूरी इस वजह से क्योंकि मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया, अब मैं इसकी वैल्यू दोबारा चेंज करने वाला हूँ, इस वजह से मैंने सम को जो है वो वार रखा हुआ है। लेकिन इसको मैं लेट बना सकता हूँ क्योंकि मैं इसको यहाँ पे चेंज नहीं करवा रहा। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे 15 आ रहा है, राइट। एक और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जो हूँ अपना सैलरी कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट, तो मुझे इसके लिए दो वेरिएबल्स की ज़रूरत है। एक नंबर ऑफ आवर्स मैंने कितने की, नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने एक डिक्लेयर की, एक आवरली रेट, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ वो 15 घंटे मैंने काम किए, ठीक है। और आवरली रेट जो है मेरा 50 PKR पर आवर के लिहाज से मुझे हर घंटे के 50 रुपये मिल रहे हैं, राइट। तो अब इसको अगर मैं सैलरी रेट निकालूं तो मेरे सैलरी का फॉर्मूला ये हो जाएगा सैलरी पर डे के लिहाज से। तो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ आवर्स, आपने दिन में कितना काम किया, मल्टीप्लाई बाय आवरली रेट, ये होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं अपने दिन की पर डे की सैलरी कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो मुझे इसके लिए लेट नंबर ऑफ आवर्स का वेरिएबल चाहिए होगा। ये कैमल केस कहलाता है कि एक वर्ड लिखा, फिर इसने कैपिटलाइज किया, फिर मैंने एच कैपिटल लिया। यूजुअली वेरिएबल्स इस तरह की स्पेसेस से वेरिएबल लिखे नहीं जाते, वरना वो डिक्लेरेशन का एरर दे रहा होता है, तो हम यूजुअली कैमल केस यूज कर रहे होते हैं। तो ये एक तरीका होता है, एक नोटेशन होती है लिखने का। एक वर्ड खत्म हुआ तो दूसरा वर्ड अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। फिर मैंने थर्ड वर्ड स्टार्ट किया था, उसको भी मैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट करूंगा। अब नंबर ऑफ आवर्स दिए मैंने 50, राइट। यहाँ पे लेट मैंने दिया इसका आवरली रेट। आवरली रेट जो है वो मेरा नंबर ऑफ आवर्स सॉरी मेरे 15 है, और मेरा आवरली रेट जो है वो 50 है, राइट। तो अगर मुझे अपनी सैलरी कैलकुलेट करनी हुई तो सैलरी का फॉर्मूला मेरा लग जाएगा यहाँ पे। लेट सैलरी को भी मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सैलरी का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे दिया। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है सैलरी, सैलरी इक्वल्स टू आवरली रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स, राइट। अब अगर मैं सम करूँ इसका जो है, प्रिंट कराऊंगा इसको कि सैलरी, तो यूजुअली मुझे क्या आंसर देगा यहाँ पे, ये 50 इंटू 15 750 मेरे जो है वो टोटल सैलरी बनी पर डे के लिहाज से, राइट। नजर आ रहा है आप लोगों को ये। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये तो अच्छा, एक और बात नोटिस करिएगा, अगर आपका रिजल्टेंट वेरिएबल भी इंटीजर है देन आपके जो राइट वाले वेरिएबल्स है वो भी इंटीजर ही होने चाहिए, ठीक है, वरना ये कैलकुलेट करके नहीं देगा आंसर आपको। एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना नाम प्रिंट करवाना है तो उसके लिए कौन सी डेटा टाइप यूज़ होती है। लेट फॉर एग्जांपल मैंने नेम दिया तो उसके लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये दे दिया फरहाज अहमद, राइट। तो उसके लिए हम ये स्ट्रिंग वेरिएबल यूज करते हैं, कैपिटल एस से स्टार्ट होता है ये, राइट। अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया तो मेरा यहाँ पे नेम मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को। उसके बाद जो है मैंने एक और नेक्स्ट चीज़ करनी है कि दो तरह की आपको डिक्लेरेशन के बारे में बताना है। स्विफ्ट के अंदर दो तरह की डिक्लेरेशन होती है, एक होती है आपकी एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, एक होती है आपकी इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। तो पहले चलते हैं एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन की तरफ, जो आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो अगर हमने नेम और एज की बात की थी, तो ये जो मैंने चीज़ नेम लिखा हुआ यूँ करके, ये एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन होता है। आप एक्सप्लिसिटली बता रहे होते हो कि नेम है, उसकी डेटा टाइप ये है। लेकिन स्विफ्ट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सप्लिसिटली बताओ कि आपकी जो नेम है वो इस तरह है कि आप पूरी डेटा टाइप बताओ। लेकिन इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन में क्या होता है आपका, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन में आप विदाउट डेटा टाइप आप जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हो।
ठीक है, इससे आपका टाइम बच रहा होता है और जो है इतना यूजुअली लंबा सिंटेक्स नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल लेट मैंने नेम मैंने इसको 2 कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कमाल अहमद, राइट। अब मैंने इसको डेटा टाइप नहीं बताई, तो ये ऑटोमेटिकली सिर्फ डिटरमाइन कर लेगा कि इसकी डेटा टाइप क्या। देखो स्ट्रिंग यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहा है यहाँ पे, तो अगर मैंने इसको प्रिंट करूँ तो नेम 2 के अंदर मेरा यहाँ पे कमाल आएगा। आपने डेटा टाइप नहीं दी यहाँ पे, लेकिन मेरा नाम यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है। तो जहाँ पे डेटा टाइप लग रही होती है आपको एक्सप्लिसिटली बतानी पड़ती है, वो आपकी एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन कहलाती है। ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होती है और डिटेल्ड होती है। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन वो होती है जहाँ पे आपको डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती। सेम गोज फॉर एज। अगर यहाँ पे मैं एज का वेरिएबल बनाऊँ यूँ करके, और इस पे मैंने जो दे दिया वो इंटीजर 35 दे दिया, राइट। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एज है उसकी डेटा टाइप इंटीजर है 35 है, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी दे सकता हूँ, नेम एज 2 और मैंने यहाँ पे 40 कर दिया। यहाँ पे डेटा टाइप नहीं बताई तो सिर्फ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि मेरी डेटा टाइप कौन सी है। तो अगर मैं एज 2 को प्रिंट कराऊँ, यहाँ पे मुझे जो आंसर मिलेगा एज 2 पे वो मेरा 40 मिलेगा। तो जहाँ पे डेटा टाइप आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ऑटोमेटिकली टाइप इन्फर कर लेता है, ये टाइप इन्फरेंस कहलाती है। तो वो आपको इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ये होती है। आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ट्रेड ऑफ बेसिकली ये है कि अगर आपका जो है कोड क्लैरिटी मांग रहा है, कोड क्लियर बनाना है, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन इज़ द बेस्ट चॉइस कि आपको क्लियरली डिफाइन पता होता है कि कौन सी डेटा टाइप क्या है। तो जो कोड पढ़ने वाला बंदा होता है उसको आसानी होती है कोड्स को इंटरप्रेट करने में, ठीक है। इम्प्लिसिट डेटा टाइप अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो है बहुत सिंप्लीफाइड डेटा टाइप्स इस्तेमाल हो रही हैं और कोड जो है इजी टू अंडरस्टैंड है, तो फिर वहाँ पे आप इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी सिंप्लीफाइड होता है, इस वजह से स्विफ्ट ने दोनों डिक्लेरेशन दी हुई होती है। तो आई वुड रेदर प्रेफर कि आप जो है स्टार्ट में एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन यूज़ करें, तो ये ज़्यादा क्लैरिफाई देगा कि कौन सा क्या नाम है वेरिएबल का, क्या इसकी डेटा टाइप है। तो आपको प्रैक्टिस होगी इस चीज़ की याद रहने में डेटा टाइप्स आपकी कौन सी होती है। लेकिन यूजुअली जो मेरी प्रेफरेंस है आई वुड गो फॉर एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोड की क्लैरिटी आ रही होती है कि कौन सी वेरिएबल किस डेटा टाइप का है। तो दैट्स द बेस्ट चॉइस। एक और बात आपसे डिस्कस करनी थी। मैंने स्ट्रिंग का बताया, डेटा टाइप का, इंटीजर का बताया। एक और एग्जांपल करके फिर इसको अब रैप अप करते हैं। अब इसका एक केस ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे जो है वो ट्राइंगल जो है का ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूजुअली फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो इसके लिए मुझे बेस का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, हाइट का वेरिएबल बनाना पड़ेगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, राइट। या मैथमेटिक्स में आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया दिया था कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको बेसिक अर्थमेटिक आनी चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक मैथ्स आनी ज़रूरी है। तो ये मैंने एक फॉर्मूला बनाया। अब इसके लिए अगर ये जाहिर सी बात है 0.5 ये डबल है, तो मुझे इसको भी डबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी। तो अगर मुझे फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे लेट बेस लेता हूँ। अब हम इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। ये मैंने दिया बेस, फॉर एग्जांपल 15.5 इसकी बेस है। लेट एच या जी एस टी इसकी हाइट जो है मैं 24.3 दे देता हूँ। और लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो मैं यहीं पे इसका फॉर्मूला डिफाइन, यहाँ डिक्लेरेशन पे भी फॉर्मूला डिफाइन हो जाता है, तो डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो मैं अब इसको प्रिंट कराऊँ, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल of base this and height this is area of triangle, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा कि अगर मेरी बेस 15.5 है और हाइट 24.3 है, तो ये देखें ऑटोमेटिकली डिटरमिन कर रहा है कि डबल डेटा टाइप है, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ी। डबल देख रहे हैं, डी कैपिटल डी से डबल, राइट। इसी तरह आपका हाइट का वेरिएबल है वो मुझे आपको यहाँ पे हाइट दे रहा है, ऑटोमेटिकली इन्फर कर रहा है
ठीक है, डबल है, तो ये आपका ये रिजल्टेंट भी डबल होगा। तो मेक श्योर करिएगा जो आपके लेफ्ट में वेरिएबल है राइट की वेरिएबल की टाइप भी सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो मेरा आंसर आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ 15.5 बेस मेरी है, ठीक है, 24.3 मेरी हाइट है, और इसका देखें आपका कैलकुलेट करके उसने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे बता दिया। तो ये था आपका थोड़ा सा इंट्रो, वेरिएबल्स और क्या होते हैं, लेट और वार में फ़र्क क्या है। तो आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी इस बारे में। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने जो है आपकी हेल्प के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और ये स्लाइड तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप एक काम करिएगा, इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, इससे आपकी मजीद प्रैक्टिस होगी। सॉल्यूशंस आप मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं, मैं देख लूंगा आप लोगों ने किस तरह इसको ट्राई किया है, और एक मॉडल सोल्यूशन भी जो है हमें आपसे शेयर कर दूंगा। लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मुझे पता चले कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। ये 4 क्वेश्चंस हो गए आपके, और यहाँ पे भी मैंने कुछ 4 क्वेश्चन दिए हुए, तो टोटल मिला के 8 क्वेश्चन हैं आपके, ये आप लोगों को करने हैं। कोई अगर आपको कन्फ्यूजन हो, लेक्चर अगर समझ ना आ रहा हो, तो आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर सवाल पूछना हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आई विल बी हाईली एक्टिव टू रिस्पॉन्ड यू as soon as possible. So that's all for today. Thank you.